सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आई होप कि आप लोग ओवरव्यू देख रहे होंगे, है ना। ओवरव्यू जो 1 बजे आता है एंड आई थिंक कि सैटरडे तक आई विल बी टेकिंग दैट सेशन एंड पीयूष सर विल टेक ओवर दैट बाय मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ओवरव्यू देखना स्टार्ट करो। देखो, दो तरह से चीजें होती है। आपको माइंड में लग रहा होगा कि हम एनालिसिस देख ही रहे हैं तो ओवरव्यू क्यों देखें। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ये इट्स नॉट लाइक अ 20-11 सिचुएशन। आप दोनों को देखोगे तो आपका बेनिफिट ये है, 1 बजे पढ़ लिया पूरा एकदम प्रॉपर तैयार, रीडिंग अपना काम हो गया, एक बेसिक आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। अब जब एनालिसिस देखते हो, एनालिसिस में क्या होता है, कभी द हिंदू के सेक्शंस होते हैं, कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं। जैसे आज देख लो, ये द हिंदू में नहीं मिलेगा, ये पीआईबी, तो वो मेरा रिसर्च है, तो डेट यू कैन जस्ट गो फॉर लाइक जीके सेक्शन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बट रीडिंग परस्पेक्टिव से आप वो वाला सेशन देखना स्टार्ट करो, ओवरव्यू वाला, इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है जीएसटी रेवेन्यू हिट रिकॉर्ड 1.59 लाख करोड़ इन जनवरी। आज जब सुबह ये सेशन ले रहे थे अपन, तो उन्होंने क्या बोला था कि जीएसटी 1.59 लाख, इसमें आपको जीएसटी के फैक्ट्स पे नहीं जाना है, यू नीड टू डिग इनटू द जीएसटी काउंसिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो अपन उसी को देखेंगे, जीएसटी काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जैक्टली क्या क्या है। ठीक है, और शैली ओबेरॉय जी का आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा ताकि आपके पास नोट्स में एग्जैक्टली सेव रहे। अगर आता है आप तो कर पाओ, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रहे, क्योंकि ओवरव्यू में मुझे भी पता है कि आप कितना नोट्स बनाते हो नहीं बनाते हो। यहाँ पर है कि आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, नोट्स पीपीटी मिल ही जाता है टेलीग्राम से, तो ये थोड़ा सा रहेगा, भूलने नहीं देंगे। ठीक है, भूल के दिखाओ कैसे भूलते हो, है ना। थर्ड है, अ केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बड़े टाइम से न्यूज में है, तो देखते हैं इसका आज बंद ही करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं आज एंटी डिफेक्शन। ठीक है, पक्का आज वाइंड अप कर रहे हैं। आज हो गई 23 फेब, तो आज अपन एंटी डिफेक्शन वाइंड अप कर रहे हैं। आगे से कभी आता है तो आई विल बी रेफरिंग दिस डेट, इस डेट का एनालिसिस देखो। ठीक है, द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, देखो ये चलते रहेगा। आज भी हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। 23 फेब का दिन है, 5 साल बाद भी मिलोगे हमसे, तो रशिया यूक्रेन कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इज गांधी इज लाइकली टू स्किप स्टीयरिंग कमेटी। इसमें अपन पार्लियामेंट्री कमेटी पे देखेंगे, इस पे नहीं जाना है कि क्यों स्किप कर रहे हैं नहीं स्किप कर रहे हैं, इसका बता देंगे थोड़ा सा कहानी। ठीक है, ऐसी पवन खेरा जी ने बवाल कर मचा दिया है उनके कारण, वो देखें, उसको भी देख लेंगे। सांसद रत्न अवार्ड्स एंड टर्म फॉर लॉ कमीशन एक्सटेंडेड टिल 2024। तो लॉ कमीशन को देखना जरूरी है। लॉ कमीशन आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो पॉलिटी का, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते। पहला है जीएसटी रेवेन्यू हिट रिकॉर्ड 1.59 लाख करोड़ इन जनवरी। पहले तो ये डेटा थोड़ा सा माइंड में रखा करो कि 1.59, 58, 57 एग्जामिनर देखे क्वेश्चन तंग करता है। ठीक है, अब इस टाइप में ना देखो, एग्जामिनर जब मजे लेने पे आता है ना, तो वो तुम्हारी कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, वो गलत करवा के रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे गलती होती है, फिर लगेगा अरे यार ये क्या पूछने वाली क्वेश्चन थी। ठीक है, तो इसमें अपन देखो 2-3 चीजों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। एक है हमारा कि सर जीएसटी काउंसिल क्या होता है। ठीक है, ये डेटा तो याद ही रखो। फर्स्ट है जीएसटी काउंसिल, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी, इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। एंड थर्ड अपन समझेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इन 2 एस्पेक्ट पे हम आज काम करेंगे, 3 एस्पेक्ट पे। नीचे से ऊपर चलते हैं। पहले तो ये चीज समझो कि सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो चीज होती है जहां पर सेंटर और स्टेट एक दूसरे के कॉपरेशन में काम करते हैं और वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के इन वॉट एवर सेंस, तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ते हो, है ना। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला जो एस्पेक्ट है, इसमें कैसे आता है, तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलजुल के जीएसटी के रेट्स बाकी सभी चीज तय करते हैं, या फिर सेंटर जो होता है अपना कट देता है स्टेट को in the case of GST. So that's why it is called as a cooperative federalism. And whenever there is a aspect for the classic example of cooperative federalism, आंख बंद करके मेरे भाई जीएसटी मार दो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक क्लासिक एग्जांपल है जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी कब आया था, 2019 में, इतना तो पता ही होगा। बाय विच अमेंडमेंट आया था जीएसटी, 101st। लिखने मत लगना, सब कुछ नोट्स में मेंशन्ड है। 101st जीएसटी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था जीएसटी, और 2019 में आया था एक अमेंडमेंट था, 2019 का अमेंडमेंट। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा अमेंडमेंट याद रखें, इतने सारे 105 है।
सब नहीं याद रखना रहता, कुछ ही 2-4 याद रखो। 99th याद रखो, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। 105 याद रखो, 104 याद रखो जो आपका इस चीज से रिलेटेड है, ईडब्ल्यूएस वाला 105। 97th याद रखो, 97th क्या है, 97th है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। 19 आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ कुछ चमका, इस तरह से चीजों को रिलेट करो। तो ये अभी न्यूज में है, तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लिया, पॉलिटी पार्ट। तो इसका पहले हम कॉन्स्टी पार्ट देखेंगे, फिर जीएसटी काउंसिल वाला पार्ट देखेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्लियर है, क्लियर है, एक बार हाँ ना बोल दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज है। देखो पहली इस पे लिखा हुआ है 2016 आया था पहली, अच्छा मैंने पीछे 2019 लिख दिया था क्या, सॉरी 2016 ही है। 2016 में जीएसटी काउंसिल आया, 2016 में जीएसटी वाला प्रोग्राम आया, अमेंडमेंट हुआ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल है जिसमें जीएसटी के बारे में बताया जाता है। तो आर्टिकल 246A बात करता है powers to the state and union legislature along with the parliament to make and amend GST law imposed by them। देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसमें दिख जाएगा, पावर किसके पास है, स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर्स along with the parliament, मतलब स्टेट और यूनियन दोनों के मिलके, मतलब कॉर्पोरेशन होगा दोनों का। 246A 269A में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू इंटर स्टेट सप्लाईज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो भी रेवेन्यू आएगी, उसमें कट की बात कर ली थी ना मैंने, वो यही चीज है, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आर्टिकल 269A, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। 270 मेजरली डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जब फाइनल आ जाता है तब। अच्छा जीएसटी काउंसिल के पावर 279A, ये 4 आर्टिकल याद रखो, बाकी 246, 269A, 270, 279A, बस ये 4 चीजें याद रखो। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, और 2019 में जीएसटी आया था जिस साल अमेंडमेंट हुआ था। अब फिर से मैंने 19 बोला, 2016, माय बैड, आई डोंट नो व्हाई दिस इज 19 हिटिंग ऑन माय माइंड अगेन एंड अगेन। तो चलो जीएसटी काउंसिल देखते हैं, इसमें कौन कौन होता है। जीएसटी काउंसिल ज्वाइंट फोरम होता है सेंटर स्टेट का, जिसको फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द जीएसटी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, और नन ऑफ द अबव। मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज करेंगे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, क्योंकि जीएसटी है, आधा दिमाग तो वैसे ही चला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत ज्यादा हाथ मार के दिमाग लगाओगे तो मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट फॉर्म करता है, दोनों स्टेट, सेंटर स्टेट को बुलाता है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग करो, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल वर्क फॉर द एनैक्टमेंट प्रोसीजर मॉडिफिकेशन, इन सब चीज, इसको आप छोड़ सकते हो, जीएसटी से रिलेटेड काम करता है, इतना पता होना चाहिए बस। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको फॉर्म करवाता है। आगे देखते हैं क्या है, कंपोजिशन क्या क्या है, आर्टिकल यानी 279A, यहां पर 279A को रेफर किया गया जो पीछे देख रहे थे। प्रेसिडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट कब आया था 2016 में, तो जिस डेट को आया उसके 60 दिन के अंदर 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 आपको यह बनाना है। कंपोजिशन कौन कौन होंगे, चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो प्रेसिडेंट बना रहे, चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आज दोपहर में भी जब सेशन ले रहे थे अपन 1 बजे, तो उसमें मैंने बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यूनियन के, स्टेट के, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो, तो ये 3 बेसिकली कॉम्पोजिशन है इनका, तो ये याद रखना, ठीक है। 279 ये याद रखना, प्रेसिडेंट याद रखना, बस ये छोटी छोटी बातें हैं उनको पकड़ के रखो, बाकी कल्याण हो जाएगा। नाउ बीजेपी नॉट लेटिंग मी रन द हाउस स्मूथली, हु इज शी, तो ये है एमसीडी की नई मेयर, ठीक है, शेली ओबेरॉय। आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या पढ़ना है, और ईमानदारी से देखना यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट डाला भी नहीं, बस फोटो डालिए। चलो इसको अपन इधर समझेंगे। कौन है एमसीडी की नई मेयर, शेली ओबेरॉय। तो शेली ओबेरॉय को यहां लिखते हैं, 1 दिन ही हुआ है और बीजेपी इनको काम नहीं करने दे रही है। चलिए भाई शेली ओबेरॉय को देखते हैं, ये क्या बनी है, एमसीडी की मेयर। एमसीडी क्या है, फिर से एक बार पेन चेंज कर लें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो लोग कल से देख रहे हैं वो उन्हें पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं।
अच्छा, एक चीज और क्या होती है, चलो यहीं रख लेते हैं, तुम्हें थोड़ा अंदाज रहेगा। ये क्या है, विलेज पंचायत। ठीक है सर, ये क्या करते हैं, पॉलिटी से लिंक करने जा रहे हैं इसको यार। इतनी बातें तो सबको पता है, इतनी बातें बहुत कम को पता है। ये दोनों चीज आया था 73rd, और जैसे लिखा है सीक्वेंस में वैसे ही आया था, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 992 93 वाला है। अगर शेड्यूल्स की बात करोगे तो 11th एंड 12th शेड्यूल, इतना भी पता होना चाहिए। 11th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी है, 12th में विलेज। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सेपरेट आर्टिकल है डीपीएसपी में, दैट इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। वीपी लिखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट मत समझना प्लीज। और ये जब डीपीएसपी पढ़ते होगे आप लोग, तो इट इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन फिलोसफी। इट इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन फिलोसफी। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये किसका पार्ट है, डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोले तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोले तो आर्टिकल 36 से 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 51 ए क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। और नहीं बता पाए तो अश्लील ग्रोवर का वो मीम खुद पे अप्लाई करना, भाई क्या कर रहा है तू। ठीक है, 36 से 51 ये याद रहना चाहिए। नहीं पता है कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करो, नहीं पता बॉस बताओ क्या है। 36 से 51 पार्ट 4 डीपीएसपी। आर्टिकल 40 पार्ट है विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, गांधीयन फिलोसफी है जो विलेज पंचायत से रिलेट करता है। ये सब इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं इसके। अच्छा, एक लास्ट चीज इसमें देख लेते हैं अपन, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा इसमें। डीपीएसपी जो होता है वो होता है नॉन जस्टिसाइबल। नॉन जस्टिसाइबल, नॉन जस्टिसाइबल का मतलब आप न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि मेरा राइट वायलेट हुआ है, डीपीएसपी वायलेट हुआ है। इट इज अ नॉन जस्टिसाइबल। ये स्टेट की ड्यूटी है, नाम पढ़ो ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट जब पॉलिसी फ्रेम करेगी तो इसको फॉलो करेगी, बस इति श्री। ठीक है, इतनी चीजें याद रखो, बाकी सारा बेड़ा पार हो जाएगा, गर्ग नहीं होगा। ठीक है, आई होप क्या मेकिंग सेंस है। तो एक बार बताना किस तरह से अपन जो बाइफरकेट करके चीजों को पढ़ रहे हैं, हाउ इज इट गोइंग और नॉट। ठीक है, चलिए अब शैली ओबरा जी को थोड़ा रेस्ट दीजिए। अ केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, देखो इस पे भी आई नीड सम बोर्ड। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ना बड़ी मतलब व्यथा वाली चीजें हैं कि आप जितना टेक्स्ट कम पढ़ेंगे ना इसमें उतना बेनिफिट होगा आपको। थोड़ा सा डायग्राम से, इमेज से समझो तो चीजें हल्की होती हैं। अच्छा, हमारा मेन एस्पेक्ट क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। अमेंडमेंट नंबर ये सब लिखा है, आप टेंशन मत लेना। अभी ये न्यूज में क्यों है, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे। ठीक है, ये कोई ऑफेंड मत हो जाना, एकनाथ और उद्धव लिखा है मैंने, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे। इनको इलेक्शन कमीशन ने, जो कि एक 3 मेंबर बॉडी है, और कैसी बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, इलेक्शन कमीशन ने इनके सिंबल्स के ऊपर डिस्प्यूट था। एकनाथ कह रहे थे आई एम द रियल शिवसेना, उद्धव साहब कह रहे थे आई एम द रियल शिवसेना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एकनाथ जो है वो है रियल शिवसेना। पहले आपको बैकग्राउंड बता दें, नहीं तो कहोगे बैकग्राउंड बताया नहीं, पहले ही बता दिया। एकनाथ शिंदे द रियल शिवसेना, और ये सेम चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी और एकनाथ साहब जीत गए थे। इतनी तक कहानी क्लियर है। अब अगर एकनाथ शिंदे जीत गए तो दिमाग में आना चाहिए उद्धव ठाकरे को क्या मिलेगा, उद्धव ठाकरे को मिला मशाल, इनका इलेक्शन सिंबल, और एकनाथ का बो एंड एरो, जो कि इसका शिवसेना का आपका सिंबल भी है। ये फैक्ट क्लियर हो गया। सर एंटी डिफेक्शन कहां से आता है, देखो जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के कुछ एमएलए को अपने साथ लेके आ जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा ये एक मिनट और, एक मिनट, एक चीज और, इलेक्शन कमीशन जो ये सिंबल्स जो देता है 1968 के ऑर्डर के थ्रू देता है, ये बात भी याद रखना। क्या पता आपके किसी मॉक में या किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे।
किस ऑर्डर से होता है, तो 1968 का ऑर्डर। एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब रुक जाओ, मैंने क्या बोला, वर्ड डिस्क्वालीफाई। तो सर डिस्क्वालीफाई जो है वो कौन से कौन आर्टिकल में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? 102 और 191, 192, 191 है, माय बैड। 102 और 191 में ये मेंशन किया गया है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन है। इसी में 102 क्लॉज 2 देख लोगे या 191 क्लॉज 2 देख लोगे तो मिल जाएगा आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब चलिए वापस से एंटी डिफेक्शन पे आते हैं। बहुत ज्यादा ब्रॉड करते हैं अपन कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इतना अगर पढ़ लिया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन इसमें आता है कि एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरे में चले जाते हो तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अब डिस्क्वालीफाई का एक तरीका और है जिस पूरे आर्टिकल में मेंशन भी किया गया है, दैट इज विप। विप इशू करती है पार्टी। जैसे मान लो कि बीजेपी ने कहा किसी एक्स वाई पर्सन को कि तुम इसे वोट दोगे, उसने दूसरे को वोट कर दिया, यानी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट गया, तो विप इशू कर सकती है और उसको हटा सकती है, पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो चलिए अभी आते हैं डिफेक्शन वाले पे। अगर आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और आपको डिफेक्शन लॉ के अंदर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप 2/3 मेंबर जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पहले 1/3 था, नंबर बढ़ा के 2/3 कर दिया गया। मतलब 1985 में जब ये चीज आई, क्या आई? 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आया 1985 में। तो उस टाइम पे 1/3 ही था कि 1/3 अगर जाते तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको बढ़ा के 2/3 कर दिया जाए। काइंड ऑफ लूप होल। ठीक है, 10th शेड्यूल का के कहानी ये है, आयाराम गयाराम कंट्रोवर्सी। आयाराम गयाराम साहब जो थे, उनका रियल नेम भी आयाराम टाइप का था, हरियाणा से बिलोंग करते थे शायद। और आयाराम गयाराम इसलिए नाम रखा कि आया और गया, एक दिन में 4 पार्टी बदली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, फिर उसके बाद कुछ सोचा गया कि भाई ये सब चीजें होनी चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन डाला गया कि 1/3 अगर कोई पर्सन पार्टी छोड़ के जाता है तो उसे हम डिफेक्शन नहीं मानेंगे, बाकी अगर कोई एक आधा जाता है तो हम मानेंगे डिफेक्शन और उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। ठीक है, अब 2/3 आपको बढ़ा दिया गया लेटर ऑन 2001 ऑनवर्ड्स, तो उसको भी देख लेंगे अभी। आयोग की यहाँ पे क्लियर है, 10 शेड्यूल क्लियर है, पूरी कहानी क्लियर है। अब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक केस और है, उसको भी देख ही लेते हैं, फिर अपन टेक्स्ट पे जाएंगे तो आसान हो जाएगा। इसमें जो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ना, तो डिसीजन किसका होगा? कहा गया है स्टार्टिंग में कि डिसीजन होगा स्पीकर का, कि स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल। या फिर स्पीकर कह लो, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर। तो दोनों में से कोई भी अगर बोलता है कि हाँ इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो ठीक है, इनका डिसीजन फाइनल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर रखा गया, मतलब 9 शेड्यूल में नहीं डाला गया, जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से नहीं, इसको बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट भी बाई तेज, एक केस आया 1992 में किहोतो होलोहन। किहोतो होलोहन केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है। मान लीजिए स्पीकर ने कह दिया हाँ डिस्क्वालीफाई हो सकता है ये पर्सन, तो उस स्पीकर के जो ऑर्डर है या डिसीजन है उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अच्छा, स्पीकर के पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि आपको कितने दिन के अंदर डिसाइड करना है। स्पीकर अपना स्वीट टाइम ले सकता है इसमें। ठीक है, बहुत चीजें पढ़ ली इसमें, इससे ज्यादा आपको नीड भी नहीं है। चलिए अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये देख लिया आपने एंटी डिफेक्शन 52nd कॉन्स्टिट्यूशन 1985, अमेंडमेंट नंबर याद रखना। चलो यही लिख देते हैं, यहां पर याद रखो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इस बोर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो काम हो जाएगा, थोड़ी देर में ले लेना, रुक जाओ अभी मत लेना अगर लेना भी होगा तो। डिफेक्शन क्या होता है बता दिया, 1992 में कियोतो होलोहन केस आया तो उसमें भी बता दिया कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, आप सुप्रीम कोर्ट में आके क्लेम कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली ओके, या फिर हाई कोर्ट में भी। ठीक है, देयर इज नो लिमिट एज पर द लॉ विद विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड डिसाइड। ये भी बता दिया कि कोई टाइम लिमिट नहीं होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, कि वो सूट अपना स्वीट टाइम लेता है। 1985 में क्या था, 1/3 था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से 2/3 कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे 2/3 आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। बस इतना सा लिख लो, इतने में तो धन्य हो जाओगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस खत्म। देख रहे हो एक बोर्ड में पूरी चीज सिमट गई। समझाने के लिए बोलोगे तो एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। पहले क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्यों पढ़ना है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच क्लैश हुआ पड़ा है इलेक्शन सिंबल को लेकर के। किस पार्टी से, शिवसेना। क्वेश्चन है हु इज द रियल शिवसेना। इलेक्शन कमीशन जो कि 3 मेंबर बॉडी है, उसने क्या कहा, एकनाथ इज द रियल शिंदे नॉट उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को मशाल का सिंबल देके चलता बना। शिवसेना का सिंबल क्या है, बो एंड एरो। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चैलेंज हुई परसों ही, तो कहा गया एकनाथ इज द रियल शिवसेना नॉट द उद्धव ठाकरे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बात और उठी कि एकनाथ साहब तो उद्धव ठाकरे के एमएलए लेके गए थे, मतलब डिफेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भूल गए क्या, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 2/3 अलाउड है। 2/3 अगर मान लो 300 लोग हैं, 300 का 2/3 कर दो, कितने आएंगे, 200। मतलब अगर 200 लोग निकलते हैं किसी भी हाउस से, किसी भी पार्टी से दूसरे पार्टी में, तो माना जाएगा पार्टी ही चली गई। ठीक है। और एंटी डिफेक्शन क्या होता है साहब, एक आयाराम गयाराम नाम के आदमी थे जिन्होंने एक दिन में 4 पार्टी बदली थी, उनके कारण हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो 1985 में 10 शेड्यूल में एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, बहुत सारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पे 10 शेड्यूल में लाया गया। 10 शेड्यूल में कहा गया अगर कोई पर्सन अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है आफ्टर कंटेस्टिंग इलेक्शन, तो हम मानेंगे कि वो डिफेक्ट कर गया, डिफेक्शन हो गया उसका, उसने अब्यूज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस किया है। लेट सपोज कोई पर्सन कोई सा भी एक जगह ले लेते हैं, फरीदाबाद लेते हैं, चलो फरीदाबाद से जीता बीजेपी के सीट पर, बीजेपी का कैंडिडेट, लेकिन उसने क्या किया, 4 दिन बाद मन नहीं करा, बीजेपी में नहीं, मिनिस्ट्री पोस्ट तो बीएसपी दे रही है तो बीएसपी में जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी में चला गया वो आदमी, तो अब क्या होगा, उसका डिफेक्शन हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। वहीं पर अगर 2/3 पार्टी चली जाती है तो नहीं मान्य होगा। ये 2/3 पहले क्या था, 1/3। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। कितना टाइम होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, नो टाइम लिमिट सर, ही और शी कैन टेक हिज और हर स्वीट टाइम। ठीक है। स्टार्टिंग में स्पीकर के डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते थे किसी भी कोर्ट में, बट आफ्टर द क्योतो होलोगन 1992 के बाद से आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। डिस्क्वालिफिकेशन के 2 बड़े प्यारे आर्टिकल, आर्टिकल 102 और 191, अतापी और वतापी 2 भाई, बस काम खत्म। इसके बाद कुछ नहीं बचा इसमें। कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं रशिया यूक्रेन पे। देखो रशिया और यूक्रेन का जब एस्पेक्ट है ना, तो 2-4 बातें ही पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा नहीं। एक तो जियोग्राफी, पहला ये बाइडेन साहब गए थे इसलिए थोड़ा कलेश मच रहा है। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे अपन, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है इसमें, दैट इज द नेटो, नेटो वर्सेस वॉर्सो। ठीक है, ये 2 एस्पेक्ट्स देखना है बस। रशिया में एक चीज देख लो कि ये क्रीमिया वाला रीजन है, इसको रशिया ने 2014 में एनेक्स किया था, और इंटरनेशनल बॉडीज इसको नहीं मानती है कि ये रशिया का पार्ट है, क्योंकि अगर एनेक्सेशन को आप मानने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, एनेक्सेशन को नहीं मान सकते। ये मैप देख लो थोड़ा सा ज्योग्राफी क्या, अरे एक मिनट वेट फॉर अ व्हाइल, ये रहा, तुरंत में हट जाता है ना। देखो ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया वाला। ठीक है, ये यूक्रेन, यूक्रेन में कौन सी रिवर है, डेनाइपर रिवर। ज़ैफरोज़ेज़िया क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है बॉस। ठीक है, ये नाम चीजें याद रखा करो। ज़ैफरोज़ेज़िया नहीं तो हैप्पी बर्थडे बन जाएगा एकदम से वहां पे। ज़ैफरोज़ेज़िया कहाँ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूक्रेन में भाई साहब, बहुत न्यूज में रहता है ये। डेनाइपर रिवर कहाँ है, यूक्रेन में है सर। रशिया, ये क्रीमिया कब एनेक्स किया इन्होंने, 14 में सर, 2014 में एनेक्स किया था, बट एक डॉक्ट्राइन इंटरनेशनल लॉ में दैट सेज, ट्रूमन डॉक्ट्रिन, माय बैड, नॉट ट्रूमन डॉक्ट्रिन, इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन है अगेंस्ट द एनेक्सेशन, जिसमें ये बात की जाती है अगर आप एनेक्स करते हो तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज योर ट्रीट एज योर टेरिटरी। ठीक है, ये चीज याद रखा करो। अच्छा, यूक्रेन इधर है, ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा इमेजिन करना, नहीं तो वर्ल्ड मैप खोल लेना। यूक्रेन, रशिया, ठीक है, यहां पर आएगा आपको ब्लैक सी। ठीक है, उसके बाद इटली आएगा यहाँ पर, सॉरी टर्की, हाँ भी पहुंच गया इटली। ये देखो यहाँ पर आएगा टर्की। ठीक है, ये आ गया टर्की। फिर उसके बाद नीचे मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन। तो इसमें सर ये क्यों लिखा, एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लैक सी यूक्रेन और रशिया से बॉर्डर लगाती है। आपको मेडिटेरियन सी में जाना है तो ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कांट गो इनटू द मेडिटेरियन विदाउट द ब्लैक सी। और ब्लैक सी की एक ग्रेन डील हुई थी लास्ट ईयर, याद करो,
ग्रेन डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इट वॉज अ मिरर एग्रीमेंट। मिरर एग्रीमेंट मतलब बीच में कोई था बॉस, इस तरफ रशिया, इस तरफ यूक्रेन, बीच में था टर्की और यूएन। मेनली टर्की था जिसने डील करवाई थी, ग्रेन डील, क्योंकि ग्रेन किसी के पास था नहीं और ग्रेन की जरूरत थी, एंड यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस ग्रेन। ठीक है, तो दैट्स वाई ये ग्रेन डील इंपॉर्टेंट था। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसमें बस इतना देख लो, ये जितनी बातें बताई हैं वो सारी क्लियर है वहां पे कि नहीं, बस इसमें ये एस्पेक्ट देखना जरूरी था। अब आते हैं नेटो। नेटो पे जाने से पहले आई वांट टू हैव लेंड योर ईयर्स टुवर्ड्स दिस। चलिए, हमारे पास टॉपिक क्या है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना कब था बॉस, 1949 वर्सेस, ये वेस्ट का था, वेस्ट मतलब यूएस एंड इट्स एलीज। ठीक है, ऐसे याद रखो। यूएसएसआर का एक था वॉर्सो, वॉर्सो बना था 1955, वॉर्सो खत्म हो गया 1992 और 91 बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वॉर्सो खत्म हो गया। नेटो क्या है, नेटो इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यूएस एंड इट्स एलीज कंट्रीज के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वॉर्सो क्या था, यूएसएसआर का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1955 में बना, 1949 में ये बना, ये तो खत्म हो गया 1992 में डिसइंटीग्रेशन के बाद। अच्छा, 1992 के डिसइंटीग्रेशन के पीछे किसका हाथ था, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको लग रहा हो क्या बोल गए, 1985 में पीएम भी बने थे वहां के, 88 में यूएसआर के। तो थोड़ी ये सब चीजें पता रखा करो, प्रेसिडेंट थे वो, पार्टी हेड थे वहां के। ठीक है, तो उनका लास्ट ईयर ही डेथ हुआ है 1 सितंबर को। तो वॉर्सो तो चलो खत्म हो गया, वॉर्सो याद रखना बस, वॉर्सो पैक्ट वो याद रखने की जरूरत है। नेटो याद आता है, वॉर्सो भूल जाते हो। नेटो का सिस्टर ब्रांच हो, एक तरह से कह सकते हो। नेटो में टोटल अभी 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं नेटो में टोटल, क्योंकि सारा जड़ तो नेटो ही है ना इनके लड़ाई का। यूक्रेन चाहता है मुझे नेटो ज्वाइन करना है, रशिया चाहता है नहीं करो ज्वाइन। इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, नॉर्थ मैसेडोनिया, सब अंदर लिखा है, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज याद रखो, ये रिसेंट मेंबर है नॉर्थ मैसेडोनिया। चल, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये अटलांटिक ट्रीटी को हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं क्योंकि यूएस में हुआ था। करंटली 30 मेंबर्स है, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में ज्वाइन किया था। अच्छा, इसका आर्टिकल 10 बोलता है एनलार्जमेंट, मतलब बढ़ा सकते हो। इसमें एक और आर्टिकल है जो रिसेंटली न्यूज में रहा था, व्हेन रशिया का एक मिसाइल गिरा था पोलैंड पे, आर्टिकल 5। इस पे पोलैंड पे गिरा था मिसाइल, और पोलैंड इज अ मेंबर। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई मेंबर नेशन है नेटो का, एक पे हमला मतलब सब पे हमला। ठीक है, लेकिन ये सब प्रूव करना पड़ता है सभी कंट्रीज पर, और इसमें सभी कंट्रीज को प्रूव करना पड़ता है, और नेटो में हर के पास वीटो होती है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, इतनी याद रखो, इतना तो वैसे भी नहीं याद रहने वाला। बोलेवार्ड लियोपाल्ड 3 इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये एड्रेस है उसका पूरा। जाने का मन हो टिकट बुक करा के बेल्जियम निकल जाना, चलो बाय बाय। ठीक है, ये है गांधी लाइकली टू स्किप द स्टीयरिंग कमेटी में, कभी कभार मिल जाते हैं इमेजेस एकदम रिलेटिव। ठीक है, अच्छा ये क्यों मिस करेंगे स्टीयरिंग कमेटी, अपन कमिटीज के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा जान लो क्यों मिस करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की 85th प्लेनरी मीटिंग्स हैं रायपुर में, रायपुर में मीटिंग है, और इसमें क्या दिक्कत है कि ये लोग सब उधर ही जा रहे हैं। यहाँ पर ये डिसाइड होगा पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस के बारे में। अभी कांग्रेस का हेड है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, बस इस पर इलेक्शन की बातें होंगी। अब आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी पैनल होते हैं एमपी का, अपॉइंटेड बाय एंड नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर या चेयरमैन, राज्यसभा में चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर। कमिटी वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर, जो बनाएगा उसी के अंदर डायरेक्शन काम करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी का ओरिजिन ब्रिटिश पार्लियामेंट। आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 105 एंड 118। 105 बोलता है प्रिविलेजेस एमपी के बारे में, बहुत सारी प्रिविलेजेस होती हैं, जिसमें हमने एक चीज देखा था कुछ दिन पहले, एक्सफंक्शन का, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है अंदर में, दैट इज द स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड प्रिविलेज। 118 में है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी है कि वो रॉब कॉप बना सकता है। क्या बोल गए सर,
रॉबकॉप, देखो ये होता है रॉबकॉप। ध्यान से देखना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बस ये 4 बातें याद रखो, इसमें और कुछ नीड है नहीं। कमिटीज देख लो, देखो बहुत सारी कमिटीज मिल जाएंगी, फाइनेंस अकाउंट 10 तरह की कमिटी मिल जाएगी, लेकिन ब्रॉडली 2 ही है, स्टैंडिंग कमिटी और एडहॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी जो हमेशा रहेगा, स्टैंडिंग कमिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। स्टैंडिंग कमिटी के पार्ट होते हैं फाइनेंशियल कमिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज, कमिटीज टू इंक्वायर, स्क्रूटनाइज एंड डे टू डे बिजनेस के लिए कमिटी। एडहॉक कमिटी कौन सी होती है, टेम्पररी बेसिस पे, और जब जरूरत पड़ती है तब उनको टास्क असाइन करके बना दिया जाता है। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इंक्वायरी एंड एडवाइजरी कमिटी। इसको फिर से डिवाइड किया गया, एडवाइजरी और इंक्वायरी कमिटी में डिवाइड किया गया। प्रिंसिपल एडहॉक सेलेक्ट एंड ज्वाइंट कमिटी ऑन बिल्स, मतलब बिल्स, देखो कोई भी बिल आ गया, अब मान लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, अब इसमें कह रही भाई प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो ठीक है एडहॉक कमेटी बनाओ, एक दो उसको तो देखेगा। अब आता है सांसद रत्न अवार्ड्स, ये हर साल दिया जाता है सांसद रत्न अवार्ड्स, तो इस बार भी सांसद रत्न अवार्ड्स है। 2010 में इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द टीचिंग्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। ये सब चीजें याद रखा करो यार, इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा सांसद रत्न अवार्ड हो गया, हैप्पी बर्थडे, पता ही नहीं सर, 1950 मार के चले आओगे। 2010 एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, और कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ फंक्शन, फर्स्ट एडिशन ऑफ द अवार्ड चेन्नई में हुआ था। द जूरी कमेटी 13 मेंबर और 2 पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं, वो लोग मिलकर देखते हैं किसको देना है। ये मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं फीफा लगता है, आईफा अवार्ड लगता है देखने में, ठीक है, सांसद रत्न भूल जाओ तो आईफा तो याद रखना है, ठीक है। जूरी कमेटी कंप्राइजेस एमिनेंट पार्लियामेंट्रीज एंड मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी। इसमें आप छोड़ सकते हो बाकी सब चीजें, नॉमिनेशन एमपी के कैसे होते हैं, बस सांसद रत्न अवार्ड याद रखो कि सांसद रत्न अवार्ड कब दिया जाता है, 2010 में स्टार्ट हुआ था बाय द टीचिंग्स ऑफ अब्दुल कलाम। बाकी ये सांसद रत्न अवार्ड्स पर भी डिटेलिंग आई था, आई विल बी पोस्टिंग, टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं लॉ कमीशन पे। देखो लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन था, लॉ कमीशन के टर्म को एक्सटेंड किया गया 2024 में। तो अपन को ये देखना है कि लॉ कमीशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर हमको फोकस करना है। लॉ कमीशन स्टेटरी है, नॉन स्टेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, किस तरह की बॉडी है, इट इज अ नॉन स्टेटरी बॉडी, किसी स्टैट्यूट से नहीं बनता है ये, ठीक है, ये अपने हिसाब से बनाते हैं। चलिए लॉ कमीशन देखते हैं। 22nd लॉ कमीशन को एक्सटेंड किया गया। लॉ कमीशन के पास बहुत सारे काम होते हैं, यूसीसी उसमें से एक है। यूसीसी आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, और बात करो तो टू बी प्रिसाइज हो जाए तो भाई साहब ये ना डीपीएसपी में है आर्टिकल, माय बैड, ये मेरे साथ ही होता है हर बार। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब आते हैं लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा। नॉन स्टेटरी बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर फॉर्म करेगा, और ये एडवाइजरी बॉडी होता है, मतलब इसका एडवाइस कंसीडर करो ना करो सब बराबर। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एरा 1834, चार्टर ऑफ 1833, बस ये नाम याद रखो कि पहली बार लॉ कमीशन किस चार्टर से आया था। बहुत कंफ्यूजन होता है, 1990 और 1935 मोस्टली स्टूडेंट्स मारते हैं क्योंकि बहुत क्लोज कॉल होता है वो 1935, बट चार्टर है 1833 का, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। लॉ से रिलेटेड मेजर आईपीसी भी इन्होंने ड्राफ्ट करी थी, लॉर्ड मैकॉले 1860 में, ठीक है, वो आईपीसी हम आज तक पढ़ रहे हैं। चार्टर एक्ट 1833 से लॉ कमीशन आया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन 1955 में क्रिएट हुआ, वॉर्सो से रिलेट कर लो इसको, वो शुरू होता है, इधर ये भी शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च वगैरह कैरी करना और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना। रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, स्टार्टिंग में बोला था एडवाइजरी है, तो मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है। लॉ कमीशन ने अभी तक 277 रिपोर्ट दे दिए हैं। लॉ कमीशन लीगल एक्सपर्ट होते हैं और हेडेड बाय रिटायर्ड जज, हर टाइम पे वो रिटायर्ड जज ही होगा। कमीशन का एक फिक्स टेन्योर होता है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आज कुछ है नहीं वैसा, सब कुछ कवर करा दिया। मन हो तो मेट्रो एंड एडेट आईआईटी वाला जो आर्टिकल आया है वो देख लेना, दैट इज वेरी यूजफुल, अच्छा लगेगा पढ़ के, थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा सोचने का। क्वेश्चंस, over the decades there have been demands to rename which city as the Karnavati Ahmedabad is the answer. Haifa port is in Israel, तो अगर जिसको वो भी पता होगा तो काम हो जाएगा। Following the council vote on Tuesday, which city in the US become the first city to ban the caste discrimination? Seattle है इसका आंसर, ये करवाया भी था। What is the name given? ये तो एलिना लानिनो वाला क्वेश्चन है, लानिना, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने कमेंट किया था एलिनो लानिना समझ नहीं आया, तो देखो आई गेस की कल उसको हम कवर करवा देंगे, ठीक है, आई ट्राई माय बेस्ट। यूपीआई ये आज भी करवाया है, पे नाउ इज द आंसर, एंड दीज आर द चैनल्स वेयर यू कैन फॉलो अस फॉर मोर सच डिटेल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।